सुधा और मधु एक दूसरे की बहुत नकल करती थी। अगर सुधा कोई चीज खरीद कर लाती तो मधु उससे दुगनी महंगी चीज खरीद कर ले आती, और अगर मधु कोई चीज खरीदती तो सुधा तुरंत उस चीज के जैसी दूसरी चीज खरीद लाती। ऐसे ही दोनों रीस करती थी। उन दोनों की इस आदत की वजह से घर में सभी बहुत परेशान थे। सुनो, मुझे मार्केट जाना है, गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों के कपड़े लेने हैं, जरा थोड़े पैसे दे दो। अब कल ही तो तुमने मेरे से शॉपिंग के लिए पैसे लिए थे, वो वाले कहाँ गए? वो उनकी तो मैं डबल बेड की चादर खरीद लाई। गर्मियों में सूती चादर बिछाने का मन करता है। अब तुम ये फालतू की टोका टाकी मत करो, पैसे दे दो, मैं बाजार होकर आ जाऊँ। अब ठीक है, ये लो। 5,000 रुपए? तुम क्या समझ रहे हो, आजकल इतनी महंगाई है। कम से कम 10,000 रुपए दो, मैं अपने कपड़े लाऊंगी, लक्ष्य के खरीदूंगी। तुम बहुत परेशान करने लगी हो सुधा। अभी ये 5,000 रखो और इन्हीं से जो खरीदना है खरीद लेना। सुधा पैसे लेकर चली जाती है। मधु ये सब देख चुकी थी। वो सीधी विजय के पास जाती है। सुनो, मुझे 10,000 रुपए दो, मुझे गर्मियों के कपड़े लाने हैं। 10,000 रुपए? पिछले हफ्ते ही तो तुमने मेरे से 5,000 रुपए लिए थे। तुमने बोला था कि गर्मियों के कपड़े लाने वाली हो, फिर क्या हुआ, वो पैसे कहाँ गए? अरे यार, तुम भी बहुत सवाल करते हो। मैं उसकी बेडशीट खरीद लाई। अजय भैया एक सवाल नहीं करते, उन्होंने फौरन भाभी को पैसे निकाल कर दे दिए। तुम तो मेरे से हर बात पूछते हो, अब दे रहे हो या नहीं? ये लो, अभी 5 है, 10 नहीं है मेरे पास। सुधा और मधु का बस यही चलता रहता था। सुधा ने अगर बेडशीट खरीदी है तो मधु भी खरीद कर लाएगी। दोनों ने एक दूसरे की नकल करनी ही है, ये बात उन्होंने ठान रखी थी। अरे सुधा बहू, तुम कहाँ जा रही हो? आज शाम का खाना नहीं बनना क्या? माँ जी, मैंने दोपहर का खाना बना दिया था, शाम का खाना मधु की जिम्मेदारी है। मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे कुछ सामान खरीदना है। भाभी, मैं भी बाजार जा रही हूँ। मैंने सुबह का नाश्ता बनाया था, दोपहर की रोटी में तो खाली फुल्के ही सेकने होते हैं, सब्जी तो सुबह ही बना दी थी। आप शाम का खाना बना लो, कल बाजार चले जाना, आज मैं हो आती हूँ। क्यों? मैं तो आज ही जाऊंगी, तुम कल चली जाना। सुधा और मधु दोनों में बहस शुरू हो गई। दोनों मानने को तैयार नहीं थी। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? एक काम करो, शाम का खाना मैं बना दूंगी, तुम दोनों बाजार चली जाओ, बेकार में लड़ती रहती हो। सुधा और मधु दोनों बाजार निकल जाती हैं। बाजार में भी दोनों एक ही दुकान पर पहुंच जाती हैं। सुधा अपने बेटे लक्ष्य के कपड़े लेती है तो मधु भी अपने बेटे सुमित के लिए कपड़े लेती है। भैया, ये लाल वाली शर्ट मैंने पसंद की है। भाभी, आप झूठ बोल रहे हो, ये टी शर्ट मैंने पसंद की थी। भैया, आप ये मुझे दे दो। आप दोनों डिसाइड कर लो कि किसको लेनी है, क्योंकि लाल रंग में से ये एक ही टी शर्ट है, बाकी इसके कलर और मिल सकते हैं। तो एक काम करो भैया, मुझे ये लाल रंग की दे दो और इनको कोई और रंग की दे दो। क्यों? मैं क्यों किसी और रंग की लूं? आप ले लो ना। भैया, ये टी शर्ट मुझे ही दो। सुधा और मधु दोनों में दुकान पर भी बहस शुरू हो गई और दोनों ने वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा और गुस्से में घर लौट आए। अच्छे खासे कपड़े खरीदने गई थी, तुम्हें भी उसी दुकान पर जाना था। हमेशा तुम मेरी नकल करती हो। मैं आपकी नकल करती हूँ या आप मेरी नकल करते हो? मैं तो कब से उस दुकान से कपड़े खरीदती आ रही हूँ, आपने तो अभी लेने शुरू करे हैं। मम्मी, प्यास लगी है, पानी दो। अरे मधु, सुमित पानी मांग रहा है, उसे पहले पानी दे, बाद में लड़ती रहना। तुम दोनों एक दूसरे की रीस करना कब छोड़ोगी, ये तो राम ही जाने। सुधा और मधु दोनों काफी देर तक लड़ती रही। उसी रात उनके साथ एक अनहोनी घटना हुई। अजय और विजय की राशन की दुकान में आग लग गई। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाक हो गया। लेनदार दरवाजे पर बार बार पैसे मांगने आने लगे। अजय और विजय बहुत परेशान थे कि आखिर वो कर्जा कैसे चुकाएं। तब सुधा और मधु ने एक साथ मिलकर उन दोनों की मदद की। मधु, मेरे पास सारे जेवर और जोड़े हुए कैश को मिलाकर 6 लाख रुपए बन रहे हैं। भाभी, मेरे पास भी 6 लाख ही है। शायद हम दोनों एक दूसरे की नकल करते हैं, इसी वजह से हमारे दोनों के पास पैसे भी बराबर ही हैं। पर आज हम दोनों के ये पैसे हमारे घर में काम आएंगे। भाभी, हमें मिलकर अपने परिवार का साथ देना है। हाँ मधु, तुम ठीक कह रही हो, हम ये पैसे इन्हें दे देते हैं। सुधा और मधु पैसे अजय और विजय को दे देती हैं। 12 लाख रुपए? पर ये तुम दोनों में से किसके हैं? ये हम दोनों के पैसे हैं। हम दोनों ने बराबर पैसे जोड़े थे, इसलिए हम दोनों ने एक साथ मिला लिए। आपको इन पैसों की जरूरत है, ये आपके काम आएंगे। मेरी दोनों बहुएं कितनी समझदार हैं। तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि तुम दोनों कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी करती हो। सुधा भाभी, आपके और मधु के कारण हमारा काम आसान हो गया। थैंक यू भाभी, थैंक यू मधु। सुधा और मधु उस समय इस तरह से मिलकर हेल्प करती हैं कि कोई ये कह ही नहीं सकता था कि ये दोनों एक दूसरे की कभी रीस भी करती होंगी। उन पैसों के कारण अजय और विजय की चिंता बहुत कम हो गई। अजय और विजय ने एक बार फिर से दुकान को ठीक किया और शुरू किया, पर अब सुधा और मधु दोनों में आपसी प्यार बन गया था, जिस कारण उन दोनों ने एक दूसरे की नकल करनी छोड़ दी और एक साथ मिलजुल कर रहने लगी। आओ छोटी बहू, अंदर आओ, हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। नीलम अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहाँ अंदर आते ही नीलम की छोटी बहू बबीता उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास नीलम उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? खैर, ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? शादी के रीति रिवाजों में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी अनीता का कमरा है, तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी भी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? तुम तो जानती हो बहू, हम लोगों की गरीबी, पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा।
मैं तो खुद रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। बबीता मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो बबीता तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को बबीता को गंदी बदबू आती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली कमरे में पॉटी करके चली गई हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। कि जेठानी तो आइटम हम छोड़े जा रही है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी सुहागरात ऐसी होगी। सुहागरात वाले दिन भी हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से कि बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी जहरीली गैस छोड़ रही हो, भला नींद किसे आएगी? ऊपर से मच्छर ये कानों में आकर गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवरानी अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह बबीता की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं यहाँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बबीता भी अपनी बहन से बात कर रही थी, लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओफो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर आंगन में जाकर बात कर लो। मैं क्यों जाऊँ आंगन में? आप जाकर बात कर लो बाहर धूप में खड़े होकर। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा है। सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने सारा कमरा फैला दिया और ये गीला तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा कमरा भी है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए अनीता शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो आप आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक, हर चीज एक ही एक है। ना जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ? पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन गंदा करके रखती हो, रहती तुम भी हो लेकिन सफाई अकेली मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना आपका। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और इन सब के चलते अनीता को गलती से धक्का लग जाता है, जिसमें वो पेट के बल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति नरेश आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा ले नहीं सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कमरा ले लेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा नरेश कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और बहुत जल्द उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने सोचा था घर बनने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे, आप लोग चिंता न करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।